हाँ जी सर। अभी मैं आपसे चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाली हूँ। कस्टम एक्ट का ये चैप्टर है, ठीक है, डन। अब एक्चुअली इसके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन जनरली डिस्कस करने का मेरा जो है वो मेन मोटो जो होता है वो रहता है, लेकिन यहाँ पर इलुस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको इलुस्ट्रेशन भी कंप्लीट करवाऊँगी। तो आपको मेरे साथ इलुस्ट्रेशन एंड टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चंस करने, और वही इलुस्ट्रेशन जिनका एग्जाम में आने का चांसेस रहता है मैं वही आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उसमें सबसे अच्छा इलुस्ट्रेशन जो है वो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 लगा। मुझे लगता है कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या है ये देखिएगा। मॉरिस लाल हैज़ imported goods from Germany and in its final reassessment under section 18(2) of the Custom Act 1962 for two such consignment particular are as follow। सबसे पहले क्या आता है, डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, फिर आता है फाइनल रीअसेसमेंट, और फिर आता है सर डिमांड। तो मेरी बात सुनो, हुआ क्या, जब हमने फाइनल असेसमेंट किया तो फाइनल असेसमेंट में हमने इतनी डिमांड रेज करी। सर हमने प्रोविजनल असेसमेंट की एप्लीकेशन कब लगाई, ये हमारा प्रोविजनल असेसमेंट, पता है यहाँ पर ये जो प्रोविजनल असेसमेंट का प्रोविज़न है ना वो हमें क्या बताता है, समझना। एक बार समझोगे आपको ये पूरा केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर जब हमसे कोई कहता है ना कि आपका प्रोविजनल असेसमेंट होगा, सर क्या होगा, प्रोविजनल असेसमेंट होगा, तो उस प्रोविजनल असेसमेंट में हमारे माइंड में कुछ चीज़ें जो है वो फिट होनी चाहिए। क्या, प्रोविजनल असेसमेंट जब होता है तो क्या होता है कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमने जितना पे किया, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए पे किया, दोनों में 1 लाख रुपए पे, और फाइनल असेसमेंट का जो ऑर्डर होता है वो आ सकता है 1.20 लाख यानी कि 1,20,000 या फिर 80,000, ठीक है, या फिर 80,000, ये दोनों ऑर्डर आ सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे 20,000 रुपये जो है वो क्या करने पड़ेंगे, एक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो सर ये विद इंटरेस्ट पे होते हैं, प्लस इंटरेस्ट लगता है, बस यही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको यहाँ सीखनी है। और यहाँ पर भी 80,000 है तो यहाँ 20,000 रुपये रिफंड होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिफंड होता है। तो सर रिफंड भी यहाँ पर क्या होता है, विद इन 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए। अगर ये रिफंड 3 महीने में हो गया, ठीक, नहीं होता है तो प्लस यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ की इंटरेस्ट की रेट जो है वो जनरली क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट 6% है। 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है, मतलब कि पहले यहाँ आपको फाइनल ऑर्डर आ गया, यहाँ से 3 महीने कोई बात नहीं, अगर आपको पे करने का टाइम है उस 3 महीने के बाद जितना टाइम नहीं पे करेंगे उस पर 6% लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो इंटरेस्ट बता दिया, यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ये बोलता है कि भाई साहब जब तुमने प्रोविजनल असेसमेंट की एप्लीकेशन लगाई, जस्ट फॉर एग्जांपल तुमने 12 मई को लगाई, तो 12 मई नहीं, 12 मई से पहले यानी कि 1 मई, यानी कि 12 मई से पहले वाला भी दिन, यानी कि 1 मई जो दिन है उस 1 मई में से आपका लगना चालू हो जाएगा, उस 1 मई से आपका लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो सर, उस 1 मई से, उस 1 मई से लगना चालू हो जाएगा, और कब तक लगता रहेगा, तो 1 मई से जब तक आपका फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता, तो इतने सारे दिन का इंटरेस्ट आपको पे करना। अच्छा, फाइनल असेसमेंट के ऑर्डर तक भी नहीं, उसके बाद तुम जब कब पे करते हो तुम्हारे पेमेंट पर डिपेंड करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट के पेमेंट पर डिपेंड करता है। तो वहाँ की प्रोविजनल असेसमेंट की पहली तारीख से चालू हो जाता है, और पेमेंट करते हो उतने दिन का इंटरेस्ट जो है वो लगता है। और सर इंटरेस्ट कितने % की रेट से लगता है, तो वो है लगता है आपका 15% की रेट से, वो लगता है 15% की रेट है। मतलब जब आप गवर्नमेंट को देते हो तो आपको 15% से देना, जब आप ले रहे हो तो सिर्फ 6% का रेट है। पक्की बात है, डन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। सर यहाँ डिमांड कितनी रेज हो रही है, यहाँ डिमांड जो हो रही है वो कितनी रेज हो रही है, बताओ भाई, 180 की रेज हो रही है। कितने दिन टाइम गिनेंगे, तो सर यहाँ पर हम जो प्रोविजनल लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोविजनल असेसमेंट कब हो रहा है, 12 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से हम टाइम गिनेंगे। और पेड हमने कब करना है, पेड हमने किया है, पेमेंट यहाँ किया है, तो सर इतना 5 फरवरी तक 67 डेज हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक हमारे पास 67 डेज हो जाते हैं। एक 80 पर लगा लो, कैलकुलेशन निकाल दो। दूसरा जो कहता है, अगर दूसरा केस में रिफंड बन रहा होता है 4/20 का, तो सर हम रिफंड कब देते हैं, हमने बोला जब फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आया। कब आया सर फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर, 2 फरवरी को आया, 2 फरवरी के 3 महीने बाद, यानी कि 2 फरवरी से 2 मार्च, 2 मार्च से 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से 2 मई, तो 2 मई हमने तो कब पेमेंट कर दिया सर, 20 अप्रैल को ही कर दिया ना। तो फिर 2 मई को करना था, 20 अप्रैल को ही कर दिया, विद इन टाइम लिमिट कर दिया हमने तो, ठीक है, 3 मंथ में हुआ हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर हम लोगों को किसी तरीके का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। दैट इज़ वेरी मच क्लियर, आपको आ सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 15% का रेट अपने माइंड में फिट रखना प्रोविजनल असेसमेंट के मामले में, ठीक है। देन दी और क्वेश्चंस मोर मैनी आई थिंक नहीं है, होंगे क्या, नहीं है शायद। ये क्या बोला था, 14th, अच्छा 14th नहीं 4, यस सर। ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर अब बेगेज शुरू हो जाता है आपका, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करवा देती हूँ मैं आपको।
एक क्वेश्चन नंबर देखो आपका जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। मिस्टर सुजोय, अ इंडियन एंटरप्रेन्योर, went to London to explore new business opportunities on 1st April 2020. His wife also joined him in London after 3 months. आफ्टर 3 महीने के बाद उनकी वाइफ भी वहाँ चली गई, कोई बात नहीं। द फॉलोइंग डिटेल्स सबमिटेड बाय देम विद द कस्टम्स अथॉरिटी ऑन देयर, वापस वो इंडिया आ गए। तो देखो सर, 1/4/2020 को कोई बंदा इंडिया गया और 15/4/2021 को वो आ गया, यानी कि सर पूरा 1 साल। 1 साल हमारे मिस्टर सुजोय जो है वो कहाँ रहे, उन्होंने लंदन में इन्जॉय किया, ठीक है सर 1 साल। लेकिन उनकी वाइफ सिर्फ 9 मंथ रही होगी, क्योंकि 3 महीने लेट गई। 3 महीने लेट गई मतलब वो सिर्फ 9 महीने रही। तो यूज़ पर्सनल इफेक्ट्स का आप 80,000 रुपये का लेकर आ सकते हो। 2 म्यूजिक सिस्टम ये लेकर आए, ठीक है। ज्वेलरी लेकर आए ब्रॉड, ज्वेलरी इन्होंने 20 ग्राम खरीदी और उनकी वाइफ ने 40 ग्राम खरीदी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करें। तो आपने बोला था कि इंडिया के बाहर जाओगे, पर्सनल इफेक्ट्स लेकर आ रहे हो, तो आप क्या ला सकते हो, आप पर्सनल इफेक्ट्स लेकर आ सकते हो इंडिया के बाहर। यस, पर्सनल इफेक्ट अलाउड है, ला सकते हो। उसके बाद 50,000 रुपये वर्थ की का कोई सामान लेके जा सकते हो। तो मान लीजिए 50 उसकी वाइफ ने, 50 उसके हस्बैंड ने ले लिया, मतलब 2 म्यूजिक अलग अलग सिस्टम लिए, तो फिर ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ ज्वेलरी, क्योंकि मिस्टर सुजय 1 साल से ज़्यादा इंडिया के बाहर रहा था, तो वो 20 ग्राम ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर उसकी वाइफ जो है वो 40 ग्राम लेकर आ सकती है क्या? ऑफकोर्स नहीं ला सकती, क्योंकि वाइफ तो 9 महीना रही है। बस आंसर यही लिखना है कि आपको यहाँ पर 38.5 यानी कि 35 इंटू जो सरचार्ज लगता है उसका करके 38.5% से इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर में ऐसा ही आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि सर जनरली हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ 50,000 लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। हम यूज़ ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, सॉवरेन ट्रेवल सॉवरेन ला सकते हैं क्योंकि हम बाहर घूमने गए, और 50,000 रुपये तक का कोई भी आइटम लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट पर तो नो कस्टम ड्यूटी लगेगी। हमारे जो पैसेंजर 50,000 पर फ्री बैगेज अलाउड है हमको, तो हमने ड्यूटी फ्री 50,000 रुपये अलाउड है, 1 लाख रुपये अलाउड है। अब हमारा क्या हुआ, ड्यूटी लाइबिलिटी मिस्टर सुजय इज वाइफ इज नील, ठीक है। इन यूज़ ऑफ पर्सनल इफेक्ट पर तुम 1 रुपया नहीं देंगे, वर्थ ऑफ 80,000 रुपये जो भी है, ठीक है। अब 2 म्यूजिक सिस्टम लेकर आए, ईच वर्थ क्या है 50,000। तो भाई साहब तुम्हारे जो पर्सनल इफेक्ट्स है कितने के भी हो उस पर तो छूट है। उसके बाद तुम 2 म्यूजिक सिस्टम लेकर आए 50,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 50,000 रुपये तक तो अलाउड होता है। अब उसके बाद देखना सर, ज्वेलरी अगर कोई बंदा 1 साल से ज़्यादा इंडिया के बाहर रहता है, ये देखो मोर देन, तो तुम लेके जा सकते हो 20 ग्राम की ज्वेलरी जिसका वैल्यू 50,000 रुपये। तो इसका तो एकदम सही है। इसको बोला कि तुम 40 ग्राम लेके आ सकते हो जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपये हो। तो आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है, भाई साहब, दोनों ही क्या बोले, दोनों ही मने आपको अपने माइंड में सेट करना है दोनों बातें। क्या सर, ज्वेलरी जेंटलमैन के लिए और लेडीज़ के लिए। तो सर जेंटलमैन के लिए क्या बोला, जेंटलमैन के लिए बोला कि 20 ग्राम और यहाँ 40 ग्राम। तो सर यही आपको याद रखना है क्या, हमारा काम हो जाएगा? नहीं सर, 50 भी याद रखोगे, 50,000 और अरे यार हाँ 50,000, सॉरी 50,000 इसके लिए, और 40 ग्राम के लिए 1 लाख, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे, साथ के साथ वैल्यू में भी अपने देखना होता। अब यहाँ पर क्या होगा सर, सुजय को तो अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुजय हैज़ स्टे अब्रॉड एग्जिटिंग 1 ईयर, ज्वेलरी उसको हो जाएगी लेस देन 50, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो क्या नहीं रही है ना लेस देन, इसलिए उस पर क्या लग जाएगा सर, उस पर ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आ ही गया। अब अगला क्वेश्चन देखना, आफ्टर विजिटिंग USA फॉर अ मंथ मिस्टर एंड मिसिज एक्स Indian resident age 14-45 ईयर रेस्पेक्टिवली ब्रॉड टू इंडिया अ लैपटॉप कंप्यूटर। सर एक लैपटॉप कंप्यूटर लेकर आ सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो, और पर्सनल इफेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है, एंड पर्सनल कंप्यूटर लेकर आए। सर ये क्या होता है, ये लैपटॉप भी लेकर आए, पर्सनल कंप्यूटर भी लेकर आए। तो हमने बोला था कि भाई एक चीज़ ला सकते हो, 2 लेकर आए हो अलग अलग, बोले कि हम 2 जन गए हम 2 लेकर आए, नहीं सर 1 लेकर आ सकते हो। व्हाट इज़ कस्टम ड्यूटी पेबल, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता है, ठीक है। तो कहते हैं यूज़ ऑफ पर्सनल इफेक्ट लेकर आओ, ठीक है, विदाउट अ लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा तुम अदर आर्टिकल्स लेकर आ सकते हो 50,000 रुपये तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब ड्यूटी फ्री होता है। तुम 1 लैपटॉप लेके आ सकते हो व्हेन इम्पोर्ट इन इंडिया बाय अ पैसेंजर ऑफ द एज ऑफ 18 और अबाउ। सर 18 या उससे ऊपर के हो तो लेकर आ सकते हो। अब ध्यान रखना, अदर देन मेंबर ऑफ क्रू, क्योंकि उसको अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, बेगेज एग्जिम्ड फ्रॉम होल ऑफ द कस्टम ड्यूटी, हमने उसे एग्जिम्ड किया अकॉर्डिंग टू नो कस्टम ड्यूटी ऑन यूज़ ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, दैट इज़ यहाँ पर इनको लगाएंगे नहीं। लैपटॉप कंप्यूटर ब्रॉड बाय देम विल बी एग्जिम फ्रॉम ड्यूटी। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, ड्यूटी पेबल टू द पर्सनल कंप्यूटर आफ्टर एग्जॉस्टिंग द ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। क्यों सर, क्यों लगा रहे हो आप कंप्यूटर पर, क्योंकि हमने आपको बोला है
कि भाई साहब लैपटॉप कंप्यूटर ब्रॉड बाय देम, तो हमने आपको ऊपर बताया ना, क्या बताया, 1 लैपटॉप कंप्यूटर वेल इम्पोर्टेड इन इंडिया, तो 1 लैपटॉप कंप्यूटर लेकर आ सकते हो, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर 1 लैपटॉप कंप्यूटर लेकर आए हो, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर। दूसरा पर्सनल कंप्यूटर लेकर आए हो, तो पर्सनल कंप्यूटर तुम 52 का लेकर आए हो, 50 तक तुम पर्सनल इफेक्ट लेकर आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकता। तो जो ऊपर का 2000 है, तुम्हें उस पर क्या करना पड़ेगा, 38.5% से जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। समझा तुमको, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आ जाइए। सर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है? सर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट, देखो मैं इस नाम को ऐसे पढ़ती हूँ ताकि कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। ट्रांसशिप, सर ट्रान और शिप, इसका मतलब माल उतारा और दूसरी शिप में चढ़ाया, नाम से ही लग रहा है ट्रांसशिप, पक्की बात है ना। और यहाँ ट्रांजिट, पड़ा है कहीं हिल ही नहीं रहा, सीट है मतलब सीट है। मैं तो हमेशा इन चीज़ों को इस तरीके से तोड़ दूँ ताकि इनको पता रहे कि अपने को क्या पढ़ना है। सीट माने बैठे हुए, ये हिल ही नहीं रहे, इनको कोई उठा ही नहीं रहा, सीट एकदम। और ये शिप में उठ रहे, शिप में जा रहे, ठीक है। तो ये देखो सर, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट का फ़र्क क्या होता है। इन्होंने सेक्शन बताया कि मैं इसमें लिखा हूँ, मैं इसमें लिखा हूँ, क्या यार ये तो बहुत मजाक की बात कर दे। फिर दूसरा बोलते हैं कि इससे ट्रांजिट का मतलब होता है टू अलाउ टू रिमेन ऑन कन्वेन द सेम कन्वेंस में रहता है, जबकि ये अनलोडिंग होता है, बता दिया है, नाम से ही लग रहा है। और ट्रांजिट टू कंटिन्यू टू रिकॉर्ड्स एंड यहाँ पर कंटिन्यू टू नॉट मेंटेनेंस, ठीक है, जो भी है। आ जाओ टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन पर फटाफट से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा और आपको पता है कि मैं किस तरीके से करवाती हूँ, तो उससे ज़्यादा और आपको मज़ा आएगा। आ जाइए, क्वीन मैरी के बारे में बात करते हैं। जी सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस, आ जाइए। सबसे पहला मैंने आपको बताना है, क्वीन मैरी इज़ अ वेसल कंटेनिंग द गुड्स import by XML Limited, the event relating to its entry into India and the discharge and onward movement and storage of the goods are as follows। सबसे पहले क्या हुआ सर, 24 मई की बात है, हमने एंटर किया टेरिटोरियल वाटर में। 25 मई की बात है सर, हमने कस्टम अथॉरिटी को डिलीवर किया मैन्युफेस्टो। 27 मई की बात है, एंट्री ऑफ द गुड्स इंडिया में हमने क्या किया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी। 29 की बात है, जब एंट्री ग्रांट टू द वेसल, हमें उसकी इनवार्ड एंट्री मिली। और सर कस्टम ड्यूटी ऑफ द गुड्स वर इंक्रीज 8 टू 8% से 10% कस्टम ड्यूटी हो गई। कब की बात है सर, 28 मई की बात है। वॉट रेट XML लिमिटेड पे टू कस्टम ड्यूटी अंडर दी एक्ट, बताओ सर। जनरली हम कहते हैं कि हमारी ड्यूटी, जो हम ड्यूटी लेते हैं वो लेटर लेते हैं। लेटर मतलब कि सर अराइवल और बिल ऑफ एंट्री, है ना, जो भी क्या हो सर, जो भी हमारे लेटर हो, ठीक है सर। अब जो भी हमारे लेटर हो, तो यहाँ पर हमारा लेटर क्या है देख लेते हैं सर। हमारे लेटर में हम देखते हैं, हमारे लेटर्स में हम देखते हैं क्या लेटर है, बताओ ना। इनवार्ड ग्रांटेड, बिल ऑफ एंट्री तुमने यहाँ प्रेजेंट करी। इम्पोर्ट मैन्युफेस्टो वॉज डिलीवर टू द कस्टम अथॉरिटी और एंटर इन इंडियन टेरिटरी, तो ग्रांटेड, ठीक है। इन दोनों में से लेटर क्या है, 28, 29, तो सर ये वाली रेट ले, और यहाँ पर रेट चेंज हो गई, तो बताइए क्या करेंगे। हम लेंगे डेट ऑफ एंट्री इनवार्ड वॉज एक्चुअली फाइल्ड, ठीक है ना, बिफोर द रेट। तो हमारी ड्यूटी जो है वो क्या हो गई, 8 से 10 हो गई, तो 10% लगेगा। अब हमें समझा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है, चलो मैं बता देती हूँ फिर भी, क्योंकि वैल्यूएशन वाले चैप्टर में अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो तुम्हें पता है कि हम लोगों को देखना होता है कि सर हम जो ड्यूटी लेते हैं और जो हम ड्यूटी क्या लिख रही हूँ, हम जो रेट लेते हैं और हम लेते हैं, बोलो बोलो बोलो, हम लेते हैं CBIC का रेट, एक लेते हैं हम ड्यूटी रेट, ड्यूटी का परसेंट, है ना। तो सर हमारा यहाँ होता है कि जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं ना, उस दिन का CBIC का रेट लेते हैं, ना कि RBI का, फॉर एक्सचेंज पर्पज़। और ड्यूटी में हम लिखते हैं कि सर बिल ऑफ एंट्री और अराइवल, जो भी क्या होता है, लेटर होता है, पक्की बात है जी सर।
राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेल्फ असेसमेंट इन कस्टम्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962। क्या बोला? राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेल्फ असेसमेंट इन कस्टम। तो सर सेल्फ असेसमेंट इन कस्टम क्या होता है? क्या कस्टम में सेल्फ असेसमेंट होता है? हाँ होता है। इन कस्टम अंडर द कस्टम एक्ट 1962 ये कहता है कि आपको सेक्शन 17 में, वैसे देखो हम लोगों का सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि भाई तुम लोगों को ही सेल्फ असेस करके अगर तुम्हारी ड्यूटी बन रही होती है तो तुम्हें पे करनी होती है। तीसरा आता है स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो सर ये बार ये पूछ रहा है कि प्रोविजनल असेसमेंट में बताओ हम किस तरीके से पेमेंट करते हैं। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, जब से हमारा फर्स्ट डे ऑफ मंथ जहाँ प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, बिगेन होता है। पक्की बात है? ठीक है सर। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बोट नोट? बताओ सर क्या मीनिंग होता है मीनिंग ऑफ बुट नोट? सर बुट नोट का मीनिंग क्या होता है? तो बुट नोट का मीनिंग होता है सर कैन नॉट कम इन टू पोर्ट वेसल दैट, यानी कि बुट नोट आर इशूड टू कवर ट्रांसपोर्ट टू कार्गो और वेसल दैट कैन नॉट कम टू द पोर्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन गुड बीइंग वाटर बोर्न। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांजिट ऑफ गुड्स, अभी बताया था, और ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। तो सर क्या डिस्कस करें? विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो सर ट्रांसशिप और ट्रांजिट दोनों ही इंडिया से बाहर कहीं और जाएंगे तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी की बात आ रही है, हमने आपको बता दी। ठीक है, अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द ब्रीफ ऑफ ड्यूटी एग्जिम्प्टेड टू बेगेज अंडर सेक्शन 79(1) ऑफ दी। सर ये कहता है कि ब्रीफली ड्यूटी एग्जिम्प्ट टू बेगेज। तो सर यहाँ पर हम लोगों को बेगेज के बारे में जानना है, तो सेक्शन 79 और उसके बेगेज के रूल हमें बताते हैं ना, बेगेज तो वही लिखा हुआ है। क्या बताता है? थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो। तो सर बेगेज कहता है कि आप जा कहाँ रहे हो, उसके लिए सामान ले जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग आप पे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 79 पर आ जाइए। काफ़ी बड़ा है वैसे 79, बट फिर भी ड्यूटी एग्जिम्प्ट टू बैगेज के लिए अगर मैं आपको छोटा छोटा बताऊं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक तो आपको मिलती है 50,000 रुपये की लिमिट, है ना। एक मिलती है आपको 15,000 की अगर वो नेपाल भूटान से है या फिर फॉरेन ओरिजिन का पर्सन है। ठीक है, इतना अलाउड हो जाता है लाना। पर्सनल यूज़ के सामान ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेवलर की सोरियन जो भी होता है वो लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये अमाउंट के मामले में ये है। फिर अगर तुम 1 साल से ज़्यादा रहते हो तो तुम्हें पता है तुम सोना लेकर आ सकते हो, है ना, सोना। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर तुम लोगों को एक लिमिट लगती है कि तुम अगर 50,000 तक भी ला रहे हो तो इन आइटम्स में जो हम बता रहे हैं ना उसमें इतना ही लेकर आओगे। इन्होंने कुछ आइटम्स बताए थे, आपको याद आ रहे? जासी गार बताई थी, फायर अलार्म्स बताए थे। हाँ बस वही, तो एक बार बता दूँ तुमको वापस से। एक तो होता है फायर अलार्म, एक होता है सर कार्टेज। देखो कार्टेज वही होती है, आपको पता है पहले किसी ज़माने में उस पर वॉर हुआ था, वो कार्टेज, फायर अलार्म कार्टेज के लिए तो 50 से ज़्यादा नहीं ला सकते हो। ठीक है ना, नॉट मोर देन 50। वो जो मुंह से खोलते थे वहाँ पहले इस तरीके का। ठीक है, फिर एक आती है सर सिगरेट, तोबाको, और देखो एक होता है सिगार। देखो सबसे ज़्यादा महंगा क्या होता है? मेरे हिसाब से तंबाकू सबसे ज़्यादा सस्ती होती है ना, तोबाको सब सस्ती, मतलब इन आइटम्स में। बाकी तो बहुत महंगी हो, टैक्स के साथ तो बहुत महंगी है। एक तोबाको होता है, एक सिगरेट होती है, सिगार नहीं सिगरेट। फिर सिगार तो अभी आजकल तो देखो आई डोंट नो कि, हाँ बट सिगार जैसी चीज़ें तो रह नहीं गई है, सिगरेट रह गई है, तोबाको रह गई है, और सिगार तो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तोबाको के लिए सबसे मतलब इस कैटेगरी में सस्ता माना गया, इसलिए आप 125 ग्राम ला सकते हो। सिगार नहीं, सिगार तो यहाँ पर है। सिगार आप ला सकते हो 25, और सिगरेट्स आप ला सकते हो 100 स्टिक्स। आई थिंक मैं राइट हूँ तो यही है ना। यस सर, तो आप इस तरीके से याद करना, जो सब थोड़ा सस्ता है उसे आप 125 ग्राम ला सकते हो, सिगरेट जो है उसके 100 स्टिक्स ला सकते हो, और जो सिगार है वो कितनी ला सकते हो, 25 ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अल्कोहलिक चाहिए, लिकर चाहिए, तो आप लिकर ला सकते हो कितनी सर? सर 2 बोतल नहीं ला सकते, मैंने ये नहीं बोला 2 बोतल लेकर आ सकते, मैं कह रही हूँ ये 2 लीटर की बोतलें हैं, ये 1 लीटर, ये 1 लीटर, तो आप 2 लीटर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, पक्की बात है।
ठीक है। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर लेकर आ सकते हैं, पर वही अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहते हैं तो फिर आप कितना ला सकते हैं, 20 और 40। और 20 और 40 एक्चुअली यहाँ लेडीज़ के लिए 40 है और जेंट्स के लिए कितना है, 20 है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि भाई इसमें भी 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये की लिमिट लगा रखी है, तो उसके अंदर ही लेकर आइयो, पक्की बात है। उसके बाद फ्लैट पैनल, लिक्विड साइकिल्स, डिस्प्ले, ये सब कुछ, टेलीविज़न, ड्रामा, ये ला सकते हो। पर ये वापस उन्होंने बोला है कि आप लोग जो है ये वाला को छोड़कर, गोल्ड सिल्वर को छोड़कर, ये जो है ना, ये अभी जितना नाम बताया, ये वो लिमिट जो है ना 50,000 रुपये, उससे एग्जिट नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी 2 लीटर की बोतल लेकर आओ, यानी कि लीटर की बोतल 4 लेकर नहीं आ सकते हो 50,000 रुपये के अंदर, 2 लेकर ही आ सकते हो। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 1 लाख रुपये की हो गई ना, तो 2 में से फिर एक ही ला सकते हो 50,000 की, ठीक है, डन। उसके बाद अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टेरिफ वैल्यू। सर टेरिफ वैल्यूएशन हम किस दिन का करेंगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ द, तो देखो टेरिफ वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, टेरिफ वैल्यूएशन का मतलब होता है कि सर हम लोग टेरिफ वैल्यूएशन करने के लिए कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको रेट ऑफ ड्यूटी के बारे में बता ही दिया था, लेकिन फिर भी आपको बताऊँ वापस से, तो 7वां, ठीक है, सुनिए। देखो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, अगर मैं आपको वो कहूँ तो फिर वो तो यही है कि भाई साहब जो आपका बिल ऑफ एंट्री होता है और आपका अराइवल होता है, जो भी अर्ली, जो भी लेटर हो वो लेते हैं अपन, ठीक है, ये चीज़ नॉर्मली देखते हैं। उसके अलावा देखो पोस्ट का मामला है या फिर ऐसा कुछ है, तो उनके लिए उन्होंने बाइफरकेट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुरियर है, तो कुरियर वाले में हम मान लेंगे कि भाई हमने जब उन्हें कुरियर वाले को दे दिया, ठीक है, तो उस तरीके से। बट मेनली तो हमारे लिए यही काम का, इसलिए हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता एक्सप्लेन दी ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन पर्सन इंचार्ज ऑन अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट इन इंडिया अंडर सेक्शन 29 ऑफ, बताओ एक्सप्लेन करना है ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन पर्सन इंचार्ज। तो वो पर्सन इंचार्ज पर क्या ऑब्लिगेशन आता है अगर अराइवल और वेसल होता है ना अंडर सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग। तो ये कहता है सर कि वेसल और एयरक्राफ्ट मस्ट कॉल और लैंड ओनली एट ए नोटिफाइड कस्टम पोर्ट और इम्पोर्ट और एयरपोर्ट अनलेस अदरवाइज, जब तक कि वो परमिटेड ना हो, कोई एक्सेप्शन केस, इमरजेंसी वाला केस ना हो, तब तक तो भाई तुम जो है हमारी ज़मीन पर जो हमने नोटिफाई कर रखी वही लैंड करो, क्योंकि फिर अगर आप वहाँ लैंड नहीं करोगे तो फिर हम लोग रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे। तो ऐसा तो ये कह देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर ऐसा नहीं है ना कि हम लोग वही जाकर रोकेंगे, उससे पहले नहीं रोकेंगे, चाहे वो फट जाए, कुछ भी हो जाए। ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं, यही चीज़ है, डन। अगर आपको इसका सेक्शन देखना है तो आप 29 पर एक बार रीड लगा सकते हैं, बाकी मोटा मोटा तो यही है जो मैंने आपको बताया। तो देखिए सर, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम आफ्टर अराइवल इन इंडिया और एनी टाइम वाइल कैरिंग पैसेंजर एंड कार्गो एंड बोट, ठीक है। और इसके एक्सेप्शन इन्होंने बोल रखे, यहाँ पर ये 9th वाला देखना, 8th हो गया। एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग ऑफ एंट्री इनवार्ड एंड एंट्री आउटवार्ड इन दी। सर एंट्री इनवार्ड का मतलब कब लगाते हैं, एंट्री आउटवार्ड, ऑब्वियसली सर जब माल आ रहा होगा इनवार्ड होगा, माल जा रहा होगा आउटवार्ड होगा। क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच क्लास ऑफ इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉनिकली ड्यूटी पे करता है। तो हमको भी पता है कि सर इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप पूछ रहे हो ड्यूटी पे करने के लिए, तो ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर होता है, दोज इम्पोर्टेड गुड्स आर पेइंग 10,000 और मोर एज पर बिल। तो वो क्या करता है, वो पे करता है आइस गेट के थ्रू, जहाँ मैंडेटरी होता है उनको ई पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर ई पेमेंट कौन करता है कस्टम ड्यूटी का, नेमली द डेडिकेट पेमेंट गेटवे। क्या है उस पेमेंट गेटवे का नाम, तो जनरली हम उसे बोलते हैं आइस गेट, ठंडा गेट है ना।
आइस गेट हम उसे बोलते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना। CBIC टू यूज़ द ई, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन यूज़ करता है, ई पेमेंट के लिए, और ई पेमेंट के लिए ऑथोराइज्ड हमारे कौन है, हमारे ECO है, ठीक है। आज की तारीख में जो आई गेट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली पे करेंगे, तो इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। अब आता है मिस्टर अनिल एंड हिज वाइफ, नॉन टूरिस्ट इंडियन पैसेंजर आर रिटर्निंग फ्रॉम दुबई टू इंडिया आफ्टर स्टेइंग दुबई फॉर द 2 years, 2 साल दुबई में रहे, ठीक है। दे विश टू ब्रिंग गोल्ड ज्वेलरी, बताओ सर, परचेज करने के लिए सोना लेकर आना चाहते हैं, क्या लेके आ सकते हैं, आपने बोला 20 से 40 ग्राम लेकर आ सकते हो, किसने तुम्हें रोका है, कौन तुम्हें रोक सकता है। अब आता है सर, कैन द कस्टम्स ऑडिट कवर अ पर्सन हु इज़ नॉट एन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, क्या कस्टम ऑडिट उसका भी हो सकता है, यस सर, क्योंकि पर्सनस डीलिंग विद द गुड्स कैन ऑल्सो बी ऑडिटेड रेफरेंडर, जो पर्सन इसमें डील कर रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए इंपोर्ट किसी और ने किया था, बाद में उसने मुझे भेज दिया, तो ऑब्वियसली मैंने उससे खरीदा, ठीक है। अ fishing tower is operating 10 nautical miles from the baseline, it is entitled to duty free stones, तो नो, ये कहता है कि नहीं सर, ये डेफिनेशन ऑफ फॉरेन गोइंग इन क्या बोलते वेसल है इंडिया, ठीक है। अब देखिएगा, व्हाट आर द सर्कमस्टेंस अंडर द असेसमेंट इज डन ऑन द प्रोविजनली बेसिस, सर ड्यूटी हम फाइंड नहीं कर पा रहे, तो हम प्रोविजनल बेसिस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है रेफर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर दी, तो ट्रांसशिप का मतलब होता है एक बोर्ड से दूसरी बोर्ड में ट्रांसफर करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब कि हम तुम्हारे स्टेट में तो उतार ही नहीं रहे, तुम्हारी कंट्री में तो उतार ही नहीं रहे, कहीं और वाली कंट्री में उतारेंगे। एक्सप्लेन करो द प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब इन द कस्टम एक्ट 1962 इन केस ऑफ अ गुड्स नॉट क्लियर वेयर हाउस और ट्रांसशिप विद इन 30 days आफ्टर अनलोडिंग, तो सर ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भाई साहब एक्सप्लेन करो प्रोसीजर्स इन केस ऑफ द गुड्स नॉट क्लियर्ड वेयर हाउस, ना क्लियर हुए, ना वेयर हाउस हुए, ना शिफ्ट हुए विद इन 30 days आफ्टर दी अनलोडिंग, मतलब 30 दिन का तुम्हारे पास टाइम होता है सर। उस 30 दिन में तुमको उन गुड्स को जहाँ ले जाना है वो ले जाओ, जैसा करना उन गुड्स के साथ करो, ठीक है। लेकिन तुम तो आए ही नहीं, कोई मैनिफेस्टो फाइल किया ही नहीं, तुम कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि कस्टम के पास पड़ा है, चले जाएंगे ले आएंगे, पर ऐसा नहीं होता है सर। अगर आप टाइम पर नहीं जाओगे ना, तो फिर पता है क्या होगा सर, वो गुड्स ऑक्शन हो जाएंगे। देखो इसके लिए आपको क्या है ना, एक मैं सेक्शन 48 बताती हूँ, आपको वो भी याद रहना चाहिए, क्योंकि 48 जो है वो कहता है कि भाई अगर 30 days में हम लोग जो है वो क्या नहीं करवाएंगे, क्लियर नहीं करवाएंगे, तो होगा क्या। काम करती हूँ मैं यहीं पर बना देती हूँ, सुनिए सर, करिए स्टार्ट, यस थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स नॉट क्लियर, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल गुड्स नॉट क्लियर, सर जो गुड्स क्लियर नहीं हुए उनके डिस्पोजल के लिए क्या कहा गया, इफ़ देयर आर एनी गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इन इंडिया, ठीक है, विच आर नॉट क्लियर आइदर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयर हाउस, या तो फिर होम कंजम्पशन या फिर किसके लिए, वेयर हाउस के लिए वो क्लियर नहीं हुए हैं, कितने दिन में सर, 30 days में, जो हमारे क्वेश्चन में भी हमें कह रखा है, और विद इन सच फर्दर टाइम जो प्रॉपर ऑफिसर एक्सटेंड कर दे टाइटल ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। द कस्टोडियन ऑफ गुड्स इज परमिटेड विद इन द अप्रूवल ऑफ द कस्टम्स डिपार्टमेंट एंड आफ्टर गिविंग नोटिस टू द इम्पोर्टर, हम क्या करेंगे सर, इसे नोटिस भेजेंगे, ठीक है, नोटिस टू सेल द गुड्स बाय ऑक्शन। CBIC हैज़ क्लेरिफाइड करता है वाइट सर्कुलर, क्या कहता है, आफ्टर सक्सेसफुल बीडर has been informed about the result of the auction, a consolidated bill of entry buyer wise will be filed with the custom in the prescribed format by the concerned custodian for clearance of goods as per section 46 of Custom Act 1962. Read with uncleared goods bill of entry. यहाँ पर proper officer of custom shall assess the goods of ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट लॉ विद इन 15 days ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो हम क्या करते हैं, अब उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे, उन्हें नोटिस भेज देंगे, और बाद में क्या होता है, ऑक्शन ऑफ गुड्स हो जाता है। तो द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम शेल असेस द गुड्स टू ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द
extend low with 15 days of bill of entry, and after assessment inform that the duty payable is concerned custodian and the auction goods shall be handed over the successful bidder। और हम क्या करेंगे, उस बिडर को गुड्स सेल कर देंगे जिसने उसका ऑक्शन किया होता है। एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो क्या होता है सर, एक्सपोर्ट करते हैं तब फाइल करके प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करते हैं। बुट नोट क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स बीइंग वाटर बॉन्ड्स, ठीक है। नाउ जनरली हम इशू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो टू और फ्रॉम वेसल दैट कैन नॉट कम इन द पोर्ट, बुट नोट, ठीक है। अब टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज एक होता है, रेलेवेंट डेट फॉर द ड्यूटी एंड टेरिफ वैल्यू। तो ये ड्यूटी एंड टेरिफ वैल्यू के लिए मैंने आपको पहले उसमें बता दिया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ, तो ध्यान रखना यहाँ पर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री बोल रहा है, पेइंग द असेसेबल वैल्यू एंड द डिलीवरी ऑफ। तो ए वाले का आंसर होगा कि 7 क्या बोल रहा है अभी अपने को, कौन सा क्वेश्चन है, 19। तो जनरली फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, देखो फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या है, 30 डेज प्रायर ऑफ अराइवल। कब तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, 30 डेज पहले। अराइवल अगर इस दिन हो रहा है तो उसके 30 दिन पहले कर सकते हो, या फिर नॉट लेटर देन द एंड ऑफ द अराइवल, या फिर अराइवल के दिन तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले करो बाद में करो चलेगा। डे ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री सेल्फ असेसमेंट से होता है, विद इन 30 डेज रीअसेसमेंट बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। इसे जनरली अपन इंपोर्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं, जब अपन इंपोर्ट कर रहे हैं बिफोर अराइवल इंपोर्ट रिपोर्ट विद इन 12 आवर्स। तो इंपोर्ट रिपोर्ट तो जनरली विद इन 12 आवर में देनी पड़ती है आफ्टर। तो देखो जब कोई माल उड़ के आ रहा है या पानी से आ रहा है तो फिर 30 दिन पहले आप दे दो, लेकिन जब कोई रोड से आ रहा होता है ना तो फिर हम बोलते हैं 24 आवर के बाद भी दोगे तो चलेगा, ठीक है ना। आफ्टर द अराइवल के 24 आवर्स बाद, 24 आवर्स नहीं 12 आवर्स अराइवल के, ठीक है। क्लियर इट जी सर। तो फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री बताया मैंने आपको। दूसरा आपको पेइंग द असेसेबल ड्यूटी बताया था, तो सर हम कब ड्यूटी पे करेंगे, जो भी लेटर होगा तब ड्यूटी पे करेंगे। अराइवल मैनिफेस्टो इंपोर्ट रिपोर्ट, तो सर रिपोर्ट जो है वो 12 घंटे में आने के बाद आप सबमिट करते हो। नाउ स्टेट द ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ अराइवल मैनिफेस्टो और इंपोर्ट मैनिफेस्टो। तो सर ये कहता है कि भाई रिलेवेंट प्रोविजंस क्या है वो बताओ। अब आता है नोट टू डिक्लेयर दैट ऑनर ऑफ पैकेज। तो सर ब्रीफली नोट ऑन द डिक्लेरेशन, क्या आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जाते टाइम देना ही पड़ता है, ठीक है, कि आपके पास कितना सामान है आप लेकर जा रहे हो। स्टेट द समराइज द प्रोविजंस अंडर द दैट इज गवर्निंग प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। सर वही रिपीट हो रहा है बिल ऑफ एंट्री के बारे में। व्हाट सिचुएशंस आर द ड्यूटी एंड इंटरेस्ट रिफंडेबल अंडर द 18, बताओ। शेल बी पेड इन द इम्पोर्टर एज इंस्टेड ऑफ द क्रेडिटेड टू कंज्यूमर। तो सर जब आपका जेन्युइन केस होता है, जब आपने बर्डन ट्रांसफर नहीं किया होता है, क्लियरेंस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय द पोस्ट। तो सर पोस्ट के मामले में आपको पता ही है कि सर जब हम उसे हैंड ओवर कर देते तो ये वाली सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। नाउ ये बोलता है कि सर क्लियर पे लेटर एक्सटेंड द इम्पोर्टर अंडर द आंसर द फॉलोइंग। क्या लिखा सर सबसे पहले, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैसिलिटी। तो सर यह बोलता है कि डेफर ड्यूटी पेमेंट है, आपको डेफर ड्यूटी। व्हाट इज एलिजिबिलिटी अवेल द स्कीम। तो सर ये आप स्कीम कब अवेल कर सकते हो, तो क्लियर फर्स्ट पे लेटर का स्कीम होता है, डेफर ड्यूटी पेमेंट होता है, इज़ द मैकेनिज्म फॉर रीलिंकिंग ड्यूटी पेमेंट एंड कस्टम क्लियरेंस। दूसरा कहता है कि सर ये एलिजिबल फॉर अवेल दिस स्कीम, तो ये स्कीम कब ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड इम्पोर्टर सर्टिफाइड अंडर ऑथोराइज ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोग्राम AEO टायर 2 एंड टायर 3 इज ए डेफर्ड पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, ये ले सकते हैं। तो जनरली क्या होता है सर, क्लियर फर्स्ट लेटर पे का डेफर टैक्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हमें डेफर्ड पेमेंट के लिए इसको लेकर आए थे। एलिजिबल कौन होता है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे परमिट करेगी, ठीक है ना। इंपोर्टर सर्टिफाई अंडर, जो सर्टिफाई होंगे हमारे इस स्कीम के अंदर हम उसे ही इसको परमिट करेंगे। ड्यूरिंग द बिजनेस फोकस द गवर्नमेंट इंडिया CBIC's रोल AEO ऑथोराइज ई कॉमर्स ऑपरेटर को ECO को हम अभी इसमें लाकर डाल चुके हैं, ठीक है। थर्ड कहता है व्हाट आर द ड्यूटीज टू पे द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर दिस फैसिलिटी। तो सर जनरली तारीख क्या होती है, 1 से 15 की 16 को दे दो, फिर 16 से जो 30 का होता है उसको 1 को पे कर दो, और 31 मार्च का 31 मार्च को पे कर दो, पूरे साल का ऐसा चलता रहता है। डेफर्ड पेमेंट ड्यूटी विल नॉट बी अवेलेबल। तो सर ये कहता है कि ड्यू डेट मोर देन 1 से 3 कंसेक्यूटिव, बोला इफ डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर आपने पेमेंट ऑफ ड्यू डेट से पहले मोर देन 3 कंसेक्यूटिव मंथ में आपने पेमेंट में गलती कर दी ना, मतलब इसी चीज़ को लेकर बात करी कि आपने पेमेंट टाइम पर नहीं किया, आपको 16 को भी पेमेंट करना नहीं हो रहा है, फिर 3 बार ऐसा करने के बाद हम आपको ये जो है वो नहीं देंगे, ठीक है ना। क्लियर इट, हाँ जी सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर, 27 ये बोलता है सर
ग्रोगरी पे एक फॉरेन ओरिजिन है सर, ये फॉरेन ओरिजिन का बंदा है तो उसी तरीके से सोचना कि इसको सिर्फ 15,000 अलग, क्या वो ट्रेवलर सोरियन लेकर आ सकता है सर? तो ये नील 27 है ना, 27, तो सर सॉवरियन लेकर आ सकता है? नहीं सर, नहीं लेकर आ सकता, ठीक है ना, वो कहाँ से लेकर आ सकता है? फॉरेन ओरिजिन को कहाँ अलाउड है? आर्टिकल्स कैरीज ऑन इस पर्सन, ठीक है, अदर आर्टिकल्स कैरीड, फिर आता है 120 स्ट्राइक्स, नहीं सर, 100 लेकर आ सकता है सिर्फ। फायर अलार्म्स जो है विथ कार्टेज, तो सर कार्टेज और फायर अलार्म लेकर आ रहा है, कार्टेज कितनी लेकर आ सकता है सर? 50 ही लेकर आ सकता है, 50 कार्टेज लेके आ सकता है, वो भी 500 रुपये का, तो 500 इंटू 50, 25,000 इतना लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर 10,000, यहाँ 1,50,000 लेकर आ सकता है। ये क्या 1,50,000 अदर कैरीज पर्सनली, तो टैक्स लग जाएगा, ये नहीं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि सर कितने पर टैक्स ड्यूटी लग जाएगी? तो देखो आप कितना सामान लेकर आए हो, देखो ट्रैवलिंग सोलर अलाउड नहीं है, 1,50,000 आर्टिकल्स कैरीड ऑन इन पर्सन, ठीक है। सिगार तुमको बता दी इतनी अलाउड है, ये भी इतनी अलाउड है, मेरी बात सुनो, सिगार तुमने अलाउड है उतनी ली पर टोटलिटी में गिनी जाएगी, और ये 1,50,000 रुपये जो है वो तुम लेकर आए हो, ठीक है। अब देखो ये कार्टेज, ये कितना 2510, तो सर 35 हो गया। 1,50,000 का और सामान लेकर आए हो ना तुम, तो अगर 35 में 1,50,000 निकाल दूंगा तो कितना आएगा? देखो मेरी बात सुनो, 35 और 15 करो, कितना होता है? 185, और तुमको अलाउड है सिर्फ 15, तो 170 पे तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी 38.5% से। आई थिंक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? द इम्पोर्टर फाइल ऑफ बिल ऑफ एंट्री आफ्टर 60 days ऑफ फाइलिंग इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्टोस, ठीक है सर। द कमिश्नर ऑफ ड्यूटी कस्टम इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 10,000 फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। सिंस द इम्पोर्टर वॉन्ट टू क्लियर द गुड्स अर्जेंटली, he has paid the penalty, and can the penalty impose the late filing of bill of entry? The bill of entry is filed in advance। बताओ, कैन बिल ऑफ एंट्री फाइल इन एडवांस? 30 दिन पहले फाइल कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिन द इशू रिगार्डिंग द पीरियड अवेलेबल फॉर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्रीज, तो हमने बोला कि सर आप 30 दिन पहले फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिफोर डेट ऑफ द हॉलीडे प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो हावेवर द बोर्ड में इन केस में बी डीम फिट द डिफरेंट टाइम लिमिट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री शेल नॉट लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ सच अराइवल। तो बस आपको यही लिखना है। नेक्स्ट इज तो क्वेश्चन नंबर 29। सर ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन जो है वो है प्रोविजनल असेसमेंट का, बता दिया मैंने इसको वो एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो नहीं, ये सेम ही है। नेक्स्ट इज USA द मंथ मिस्टर एंड मिसेस अय्यर दैट, तो ये देखो 40 ईयर्स के 45 ईयर्स के, ये भी एग्जाम्पल में था, करवा दिया। या तुम पर्सनल इफेक्ट लेके आ रहे हो चलेगा, कंप्यूटर लैपटॉप लेके आ रहे हो चलेगा, ज्वेलरी 25 ग्राम लेके आ रहे हो, क्या तुमको 1 साल हो गया? नहीं सर, आफ्टर 6 मंथ ये अलाउड नहीं हो जाएगा फिर तुमको। और फिर से म्यूज़िक सिस्टम लेकर आ रहे हो 50,000 का, पर्सनल इफेक्ट चलेगा, तुम्हारे लैपटॉप चलेगा, 50,000 रुपये तक चलेगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, चल रहा है, ठीक सर। फिर ज्वेलरी नहीं चलेगी, वो टैक्सेबल हो जाएगा। म्यूज़िक सिस्टम, ज्वेलरी तो नहीं चलेगी, म्यूज़िक सिस्टम चलेगा ना, ज्वेलरी 75,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, 38.50%। डन हो गया? यस सर।